हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 1.3 संख्या पद्धति क्लास 9 का, जो कि पहला चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। टाइम बहुत कम है और इस एक्सरसाइज में कम से कम 9 सवाल हैं और ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो आपका जो पहला सवाल है वो है दूसरा पहला सवाल ये है दोस्तों, 36/100। ये सारे सवाल थे। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना है और यह भी बताना है कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, मतलब शांत है या अनवसानी आवर्ती है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपका पहला सवाल है 36/100 को आपको बताना है कि ये शांत है या अनवसानी आवर्ती है। दशमलव प्रसार, दशमलव शांत का मतलब है कि जो पूरा पूरा कट जाए, दशमलव प्रसार का जिसमें कुछ ना कुछ बचता है। ठीक है दोस्तों, अब काटना शुरू करते हैं। 100/36, 100 लिखा, 36 लिखा। आप वैसे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। पॉइंट लगाया, 360 हो गया। ठीक है दोस्तों, 300 हो गए, 100 कितने बचे, 60। ठीक है दोस्तों, तो 100 छक्के, एक जीरो बढ़ा लिया तो मैंने, तो हो गया 600, पूरा कट गया। पॉइंट लगाया, तीन कितना 36 था, पॉइंट लगाया, यहाँ जीरो बढ़ गया, फिर 100 60 बचे, 100 छक्के 600, मतलब कि ये पूरा कट जाए। तो ये क्या हो गया दोस्तों हमारा, ये हो गया हमारा शांत दशमलव प्रसार। ठीक है दोस्तों, क्या है हमारा शांत दशमलव प्रसार। प्रसार लिखने की तो आप समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आता है 1/11, 1 1 1 1। ठीक है दोस्तों, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, जीरो बचा। एक हो गया, 1 1 क्या बचा, कुछ नहीं बचा, कट गया। क्या आएगा, समझ रहे हो आप। सॉरी दोस्तों, थोड़ी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये कि मैंने 1 से भाग दे दिया दोस्तों, 11 से 1 को भाग देना। अब ठीक है दोस्तों, तो पॉइंट लगाया, जीरो हो गया। पॉइंट लगाने पर एक जीरो बढ़ा दिया है मैंने। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम 11 करते हैं तो ज़्यादा, हमें एक जीरो और लेना है, तब हमारा यहाँ पर एक जीरो और बढ़ेगा। ठीक है, जब दो जीरो लेते हैं तो पॉइंट के साथ एक जीरो और बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम करते हैं 11 11 निया, जो 11 नमे 99, बचा कितना, एक हो गया, फिर जीरो हो गया, तो फिर जीरो बढ़ा दिया, एक जीरो बढ़ गया, एक जीरो और बढ़ाते हैं, फिर 11 निया 99, सॉरी, फिर एक बचा, फिर दो जीरो के साथ एक जीरो और 9, 99, ऐसे ही आता रहेगा। तो हमारा जो बनने वाला होगा वो होगा अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती इसलिए होगा क्योंकि 9 के बाद जीरो, फिर 9 के बाद जीरो, फिर 9 के बाद जीरो, ऐसे बढ़ता रहेगा। तो इस पर लग जाएगा 0.0.0.090 बार। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अनवसानी आवर्ती। ये हो जाएगा हमारा अनवसानी आवर्ती। दूसरा, 8 चौके 32 और एक 33/8, इसको भाग देते हैं। 8 33, 8 चौको 32, एक हो गया, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ गया, 8 1 8 हो गया, 2 जीरो, 8 दूनी 16, 4 बच रहे हैं जीरो, और 8 पंचे 40। ये पूरा पूरा कट जाता है तो क्या होता है मेरा शांत दशमलव प्रसार। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब आते हैं 13, 3/13, 13 से 3 को भाग देते हैं, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ गया, 13 दूनी 26, आगे हमारे 4, फिर 40 हो गया, जीरो बढ़ाया, 13 3 39, फिर बचा 1, बढ़ाया जीरो, 10 हो गए, फिर जीरो बढ़ाते हैं तो यहाँ भी जीरो बढ़ाते हैं। अब हो जाता है हमारा
1391, फिर बचता है 9, हो गए 0। 1391 के बाद होता है अब 90 बन गए, 90 तो 13 बचे 65, 13 78, 1391, 13 छक्के 78, 78, 10 में से 8 के बचे 2, क्या बचे 8, 8 बटे 7 के 1, दोस्तों क्या हो गया 12। अब 13 निमा, 1 मिनट दोस्तों, हाँ तो अब 13 निमा गुणा कर लेते हैं, 7 7 3 क्या हो गया, मुझे 27 कहाँ से लगे 2 9 117, 117। तो यहाँ पर हमारा आता है 3 बच जाता है दोस्तों। और अगर हम फिर 0 बढ़ाते हैं तो हमारी ये वैल्यू यहाँ की 30 जो था और यहाँ फिर 30 आ गया, मतलब अब इतना फिर करेंगे तब जाकर ये कटेगा। मतलब हम 0.22307 के ऊपर बार लग, ये संख्या हमारी बार बार अब रिपीट होगी, तो इसका क्या हो गया, ये भी हमारा हो जाता है अनवसानी पुनरावृत्ति। जो दोबारा आए उसे पुनरावृत्ति बोलते हैं। सॉरी दोस्तों, ये मिस्टेक हो गया, ये होता है हमारा पुनरावृत्ति। जिसके ऊपर बार लगता है वो पुनरावृत्ति, और जिसके ऊपर बार नहीं लगता है करता चला जाता है वो अनवसानी आवर्ती होता है। तो इसके ऊपर मतलब ये बार बार आएगा तो क्या होता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना, तो इसको क्या लिखते हैं हम, अनवसानी पुनरावृत्ति। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारा 2/11। 2/11 तो आप कर ही लेंगे, अब हम करके बताते हैं 329/400। 400 से 329 को भाग दें, पॉइंट लगाया, बढ़ाया 0, तो यहाँ क्या हो गया ये, तो हम 408 करते हैं, हमारा हो जाता है 3200। 3200 हो गया। अब कितना बचेगा, 90 बचेगा। 90 बचेगा तो 1 0 बढ़ गया। अब 400 दूना 800, 100 बच रहा है। 100 में 1 0 और बढ़ जाता है, हो जाता है 1000। तो फिर 400 दूना 800, अब कितना बचता है 200, फिर 2000 हो जाते हैं। 400 पंचे 2000 कट जाता है। मतलब ये क्या है हमारा शांत। ये मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हल्का सवाल है, आप इसे कर सकते हो। ये अनवसानी पुनरावृत्ति आएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आएगा 0.18 बार। तो ये क्या हो जाता है अनवसानी पुनरावृत्ति। आप आराम से कर सकते हैं। अगर ये मैं भी बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अनवसानी पुनरावृत्ति, ठीक है, राइटिंग खराब है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जो कि हमारा सवाल है दूसरा। ओके दोस्तों, दूसरा सवाल लिखने में ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको अपनी किताब से दिखाता हूँ। दोस्तों, दूसरा सवाल ये है कि आप जानते हैं कि 1/7 0.142857 के ऊपर बार लिखा है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप या बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? संकेत भी दे रखा है। 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ दूसरा सवाल। दोस्तों, दूसरे सवाल में 1/7 की वैल्यू आप निकाल सकती है, या फिर दे रखी है तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। 0.142857 के ऊपर बार लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि हमें 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7 के मान निकालने हैं। 1/7 का मान दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब निकालते हैं इन सब के मान यहाँ पर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर किसी के गुणे में 1 होता है? 2 गुणा 1/7 लिखो, क्या माना जाएगा? माना जाएगा, क्योंकि 2 1 का 2/7। गणित का सबसे मेन लॉजिक होता है कि गणित का बैक स्टेप, हर किसी क्वेश्चन का बैक स्टेप मैच होना चाहिए। इसका ये स्टेप मतलब 2 1 का 2/7, इसका बैक स्टेप ये है तो ये मैच हो रहा है।
तो बस क्या हुआ, हमारा ये बैक स्टेप मैच हो रहा है। अगर बैक स्टेप मैच हो रहा है तो सवाल सही होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ 2 × 1/7। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। 2 को अलग करो 1/7 को ऐसे लिख दो। ठीक है दोस्तों, अब 1/7 की वैल्यू दी रखी है तो हमको 1/7 की वैल्यू निकालनी नहीं है। तो अब करते हैं 2 × 0.142857 बार लगा के। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं दोस्तों। इसकी वैल्यू आएगी, हम पीछे से गुणा करते हैं क्योंकि हम यहाँ से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 0.142857 के बटे में 2 लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 2 लिख रहे हैं हम यहाँ, 2 लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अगर गुणा करेंगे तो 2 सत्ती, गुणा करके बता देता हूँ। 2 सत्ती 14 के 4 हासिल लगा 1, 2 पंचे 10, 10 से 11 के 1 हासिल लगा 1, 2 8 16 17 के साथ हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 चक्कू 8 और 2 1 2। और कितनी संख्या पर पॉइंट लगा, 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्या पर 1 2 3 4 5 6 संख्याओं के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कितनी वैल्यू आएगी ये, और इसके ऊपर भी बार लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर बार लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर वैल्यू क्या लिखते हैं, 0.28571 और बार। ठीक है दोस्तों, जैसा कि सवाल में बोला गया था कि बिना लंबा ये भाग विधि करके आपको इसका मान निकालना है, तो दोस्तों बड़ी आसानी से इसके मान निकल आए। अब निकालते हैं अगले का मान। अगले को हम 3 × 1/7 के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसमें भी हम 1/7 की वैल्यू रख देते हैं। 3 × 0.142857 बार बराबर, वैसे ही गुणा करते हैं। 3 7 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 5 15, 15 2 17 के साथ हासिल लगा 1, 3 8 24 1 25 के साथ हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 6 12 के 2 हासिल लगा 1, 3 1 3 6 12 के 2 हासिल लगा 1, 3 3 और 4। तो दोस्तों 4 2 8 5 7 1 3 3 6 संख्या के साथ पॉइंट लगा था, बार लगा था, ये आ गया। इसका हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है दोस्तों, बिना लंबी गुणा किए। आप चाहें तो ये भी सवाल, इसके आंसर भी आप अपने आप आसानी से लगा सकते हैं, तो इसलिए मुझे इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने किताबों में पढ़ा होगा, आपके 9th क्लास के एग्जाम्पल भी हैं ऐसे, तो मैं आपको बता देता हूँ। 0.6 बार, इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, 0.6 बार को एक संख्या के ऊपर बार, मतलब इसका मतलब ये हो कि 0.6666 डैश 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 डैश, बहुत सारे 6 हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, x। जब हम इसकी जगह पर अगर हम x रखते हैं तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाती है, ये आ जाती है। तो हम लिख देते हैं माना x बराबर 0.6 बार। ठीक है दोस्तों, अब 0.6 बार को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। और हमने क्या मान लिया कि माना 0.6 बार बराबर x। तो जब हम इसकी जगह पर x रखेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, डैश डैश, मतलब बहुत सारे 6 हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक संख्या के ऊपर बार, मतलब एक संख्या रिपीट करी जा रही है तो आपको 10 से गुणा करना है। 2 संख्याएं रिपीट हो रही हैं तो आपको 2 से गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, तो एक संख्या मतलब 6 बार आ रही है तो आपको 10 से गुणा करनी, इधर भी 10 से गुणा करनी है और इधर भी 10 से गुणा करनी है, डैश डैश डैश। तो दोस्तों जब इसमें आप इधर तो 10x रहेगा, लेकिन आप जब इसमें 10 से गुणा करोगे तो हमारा बन जाएगा 6.6666। मैंने 6 इसलिए बढ़ा लिया है क्योंकि डैश डैश बहुत सारे 6 हैं ना, तो हमें इक्वेशन बनानी है, हमें x का मान निकालना है, x का मान निकालना है, या फिर आप p/q के, इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमने, क्योंकि x, आप सोच रहे कि मैंने x क्यों माना, क्योंकि हमने इसको x माना है और इसी को p/q के रूप में निकालना है, यानी कि 0.6 बार बराबर x बराबर p/q। इसको हमने x माना है और x को हम p/q के रूप में निकाल देंगे, तो जो हमारा p/q होगा वो इसके बराबर होगा। ये जब 2 बराबर हो, या इसके ये बराबर है, इसके ये बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये सब आपस में बराबर होते हैं। हम x का मान अगर निकाल देंगे बटे के रूप में तो वो हमारा 0.6 का मान आ जाएगा, क्योंकि 0.6 को ही हमने x माना है।
ठीक है दोस्तों। तो अब हमें इक्वेशन बनानी है 10x, इसको हमें इस तरह से तोड़ना है कि इतना अलग हो जाए और 6 अलग हो जाए। तो हमें 6 प्लस 0.6666 इस तरह से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, 0.666 ये मैंने इसलिए माना है क्योंकि ये x है। तो मैंने ये भी बताया कि मैथ का जो फंडा होता है, पिछला स्टेप मैच होना चाहिए, डैश डैश डैश। ठीक है दोस्तों, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने x, इसी को हमारा x की वैल्यू ये हो गई थी एक तरीके से। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस x, क्योंकि ये x था, ये यहाँ पर दे रखा है x, तो मैंने x मान लिया। ठीक है दोस्तों, तो अब x जब इधर आएगा तो 10x माइनस x बराबर 6, मतलब कि 9x बराबर 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, x बराबर 2/3। अब हमारा x बराबर 2/3 है और x का मान क्या था, 0.6 बार हमने ये माना था। तो हमारा 0.6 बार को हम 2/3, ये आ जाएगा हमारा दोस्तों, हमारा आंसर ये होगा। यानी कि 0.6 को बोला था कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, तो मैंने इसको P/Q यानी बटे के रूप में हमने ये व्यक्त कर दिया। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल। दोस्तों दूसरा सवाल ये हमारा 0.47 बार, 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 0.4, इसको लिख सकते हैं हम 0.47777 डैश डैश डैश, मतलब 7 बहुत बार है। ठीक है दोस्तों, तो हमने इस माना x बराबर 0.477 के ऊपर बार। ठीक है दोस्तों, तो हमारे x का मान क्या, यहाँ पर x रखेंगे तो x का मान ये हो जाएगा 0.47777 डैश डैश डैश। एक संख्या के ऊपर बार है इसलिए 10 से गुणा करते हैं, इधर भी 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करने पर हमें मिलेगा 4.7777 डैश डैश डैश। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसको समीकरण में बनाना है। तो 10x बराबर हमें इसमें से इतना घटाना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से हम इतना घटा रहे हैं 4.7777। ठीक है दोस्तों, हमें कितना घटाना है, 0.4777 डैश 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 डैश। 7 में 7 गया 0, 7 में 7 गया 0, 7 7 0, 7 में से 4 गया 3, और कितना यहाँ 4 में से 0 गया बच्चा 4.3। मतलब हम 4.3 हाँ 4.3 प्लस 4.3 प्लस और कितना 0.4777। जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा ये बनता है, हम देख लेते हैं कि जोड़ने पर बनता है कि नहीं बनता है। प्लस कर दिया 7 7 7 7 7, 4 पॉइंट ये बन गया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है हमारा, ये है x, ये रहा x के मान। तो 10x बराबर 4.3 प्लस x, इधर आ गया 9x हो गया दोस्तों 4.3। आगे बढ़ते हैं, x बराबर 4.3/9, पॉइंट हटाया 0 बढ़ गया तो x बराबर 4390, मतलब 43/90। x को क्या माना था हमने, 0.47 बार, 0.47 बार बराबर 43/90। ये हमारा P/Q के रूप में विभक्त हो गया है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो तीसरा सवाल ये है हमारा 0.008, मतलब 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 0.001001 डैश डैश डैश, मतलब 3 संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। तो हमने इसको मान लिया, हमने माना x बराबर 0.001 बार। तो हमारा यहाँ पर x रखेंगे तो x बराबर 0.001001001 डैश डैश डैश। 3 संख्या रिपीट हो रही हैं तो 1000 से गुणा करेंगे। समझ में आया दोस्तों, तो 1000x हो गया, 1000x बराबर इधर जब गुणा करेंगे तो हमारा 001.001001001
एक हमने 001 इसलिए बढ़ा लिया क्योंकि डैश डैश है, आगे काम आएगा इसलिए। ठीक है दोस्तों, एक के आगे जीरो का कोई महत्व नहीं था तो मैं मिटा देता हूँ इसको, क्योंकि आपसे अगर कोई कहे मुझे 2 रुपये चाहिए तो आप 2 रुपये ही देंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं जीरो को मिटा देता हूँ। अब आपका सवाल बन गया ये, तो 1000 एक्स बराबर, इससे हम एक्स की वैल्यू को घटा देते हैं, देखते हैं कितना बचता है। 1.001 इतना ही लेते हैं क्योंकि डैश डैश से सब वही आएगा। 0.001001, एक से एक 0 और एक से 1, मतलब कि हम इसको कर सकते हैं 1 + 001 ठीक है दोस्तों। तो 1000 एक्स बराबर, ये हमारी एक्स की वैल्यू है तो 1 + x। ठीक है दोस्तों, एक्स इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 999 एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1/999। ठीक है दोस्तों, एक्स बराबर 1/999। अब हम अपनी किताब की प्रश्नावली थोड़ी देख लेते हैं कि ये हमारा सवाल सही है या नहीं है। जी दोस्तों, बिल्कुल सही है, एक्स बराबर 199। आप भी अपनी कापी, अपनी प्रश्नावली चेक कर, वो उत्तरमाला चेक कर सकते हैं। एक्स को हमने क्या माना था, 0.001 बार बराबर 1/999। ये हमारा P/Q, क्योंकि इसको मैंने P/Q के रूप में विभक्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की ओर। दोस्तों, चौथा सवाल मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये बड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ चौथा सवाल। तो दोस्तों ये रहा चौथा सवाल। दोस्तों चौथे सवाल में है 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। दोस्तों ये है, इसमें हमें इसमें भी हमें इन सब सवालों की तरह इसको भी P/Q के रूप में ही व्यक्त करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सवाल जो दे रखा है वो है 0.99999 - ठीक है दोस्तों, अब इसका हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.9 बार को, इसको ये 0.9 बार इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको x मान लेते हैं, माना 0.9 बार बराबर x, तो हमारा यहाँ पर x रख देंगे तो x बराबर ये हो जाएगा 0.99999 डैश डैश। ठीक है दोस्तों, जबकि हमारी एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है इसलिए हम 10 से गुणा करेंगे, 10 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो 10 गुणा 0.9999 डैश डैश। ठीक है दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा 10x बराबर 9.9999, एक 9 बढ़ा लिया है और डैश डैश लगा दिया क्योंकि 9 बहुत सारे हैं। तो इसको भी हम तोड़ते हैं, इसको इस तरह से तोड़िए कि ये वाली वैल्यू भी आनी चाहिए जोड़ने पर। तो 10x को, इसको हम 9 + 0.99999, मैथ का फंडा मैंने आपको बताया कि बैक स्टेप मैच होना चाहिए। इसको आप जोड़ोगे तो यही बन जाएगा। अगर ये इससे ये बन सकता है तो इससे ये भी बन सकता है। अगर 2 + 3 बराबर 5 हो सकता है तो 5 बराबर 2 + 3 भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम करते हैं आगे। 10x बराबर 9 प्लस, ये क्या था हमारा, ये हमारी x की वैल्यू थी। ठीक है दोस्तों, 9 यहाँ एक है, यहाँ भी आप ज़्यादा बढ़ा सकते हो क्योंकि डैश डैश लगा हुआ है, आपको इक्वेशन हल करनी है। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन आपको हल करनी है। तो यहाँ पर x लिख देते हैं, ये 10x इधर आए तो हो जाएगा 9x बराबर 9, 9 से 9 कट गया, x बराबर क्या आएगा हमारा 1, 1/1 या सिर्फ 1। तो 0.99999 डैश डैश को हमारे P/Q के रूप में क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसकी भी हम अपनी आंसर शीट चेक कर लेते हैं। ये रहा आंसर दोस्तों, ये जो आंसर है मान लीजिए x बराबर ये दोस्तों, तो आपकी ये x बराबर 1 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर 1 ही हमारा आंसर आ रहा है। हमारे 4 सवाल ख़त्म हो चुके हैं। अब हम अपने 5वें सवाल, जो कि वो भी थोड़ा हार्ड सवाल है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं 5वां सवाल।
दोस्तों जो पांचवा सवाल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लिखने में टाइम लगेगा। दोस्तों पांचवा सवाल ये है हमारा, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए वर्णन किया कीजिए। मतलब कह रहा है कि जो 1/17 के आप दशमलव प्रसार निकालोगे वो कितने कितने उसकी कितनी संख्याओं के बाद उस पर बार का चिन्ह लगेगा। मतलब ये कह रहा है पुनरावृत्ति खंड का मतलब कितनी संख्याओं के बाद बार लगेगा। मतलब 1/17 को आप भाग करते हो, मैं आपको बोर्ड पर बताता हूँ। जैसे आप किसी मान लीजिए आप 1/2 करते हो, 1/3 करते हो, ठीक है दोस्तों, 1/3 इसको आप भाग देते हो, क्या आता है 0.3333333। मतलब कि 3 के ऊपर बार लग रहा है, इसको एक संख्या के ऊपर बार लग रहा है। यही आपके सवाल में पूछ रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड, कि कितने खंड यानी कि कितनी संख्याओं के बाद पुनरावृत्ति आएगी, मतलब बार का चिन्ह लगेगा। तो ये तो जब भी पता चलेगा जब हम इसको भाग देते हैं। सवाल थोड़ा लंबा होगा इसलिए हम इस तरीके से इसको भाग देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम इस पर पॉइंट लगाते हैं और 0 बढ़ाते हैं, फिर भी हमारा 17 ज़्यादा हो रहा है, फिर 0 बढ़ाते हैं, फिर 0 बढ़ाते हैं। तो अब हम इसको भाग देते हैं। भाग कैसे, 17 पचे 85, ठीक है। तो हमारा हो गया 17 पचे 85, बचे कितना 15, फिर से एक 0 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, फिर से एक 0 बढ़ेगा तो हमारा हो जाएगा 150। फिर हम करेंगे 17 पचे 85, सॉरी हाँ 150 हो गया। तो 17 अट्ठे 17 पचे 17 छः 17 सत्ते 17 अट्ठे 136, 17 136 100 हो गए 14, यानी कि 140 हो गए, ठीक है दोस्तों, 140 हो गए। तो फिर हम करते हैं 17 अट्ठे 136, हमारा हो जाता है, फिर कितने आते हैं 4 हो गए हमारे 40। तो कितना करते हैं 17 दूनी 34, 34 के हो गए 34, फिर हमारा हो गया 6 0 बढ़ा लिया 60 हो गए, 17 दिया 51, यहाँ कितने बचे 9 हो गया हमारा 0, 17 बचे 85, 85 के बचे 5, फिर हो गया 0 50, 17 दिया 51 ज़्यादा हो रहा है, 17 दूनी 34, 34 कर दिया, यहाँ हमारा बचा 16, ठीक है। तो 16 से हो गया 160, फिर हमने किया 153 कब आता है, 16 पचे 85, 16 छिका 100, तो 16 सत्ते 17 पचे 85, 17 छिका 17 सत्ते 17 अट्ठे 17 नीमा 153 आता है, ठीक है दोस्तों। तो हमने किया 17 नीमा 153, तो कितना बचा 7, हमारे हो गए 70। तो बोर्ड छोटा पड़ रहा है इसलिए मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ 70 को भाग देना है, ये वाले 70 मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ 70। अब 70 को 17 चौको 68, कितने बचे हमारे 2 हो गए 0 हो गए 20, 17 एकन 17, कितने बचे 3 हो गए 0, फिर 17 एकन 17, कितने हो गए 30 में से 17 जाएंगे बचेंगे 13, हो गए हमारे 130, फिर 17 सत्ते 119, 119 के बाद कितना बचा 11 बचा, ठीक है। अब 11 के फिर 0 बढ़ा दिए तो हमारा क्या हो जाएगा 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, हमारा 80 आ गया, मतलब 8 बचेगा, 110 में से 102 जाएंगे 8 बचेंगे, 0 बढ़ा 80 हो गए, फिर 17 चौको 68, ये मैंने करके रखा हुआ है इसीलिए बता रहा हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। 17 चौको 68, 68 के बाद हो जाता है हमारा 68 12 80 होते हैं, हो गया 120, फिर 17 सत्ते 119, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ 120, 17 सत्ते 119 बचा 1 हो गया 0, ठीक है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं कि 10 हमारा यहाँ पर भी था, फिर जब 0 बढ़ाया था, अगर हम फिर इसमें 17 से 10 छोटा इसमें 0 बढ़ा देते हैं तो क्या हमारा 100 हो जाता है, 100 हमारा फिर से हो गया और यहाँ पर 0 बढ़ गया,
अगर हम इस जीरो को मिटा देते हैं, यहाँ से जीरो मिटा देते हैं, हमारा क्या हो जाता है 10। और 10 दोस्तों आपके सवाल में भी दे रखा हुआ था कि 1/17। अगर हम यहाँ पर जीरो ना बढ़ाएं, बढ़ाएं कोई दिक्कत नहीं, एक बचा हमारा, एक बचा, ठीक है दोस्तों। अब हम एक बचा हमारा, ठीक है दोस्तों। अब हम फिर इसको अगर भाग देने की कोशिश करते हैं तो हमारा ये आप देख रहे हैं ना, इतना फिर आएगा, क्योंकि एक से शुरुआत करी थी, एक फिर आएगा, और जब फिर एक को भाग देंगे तो हमारा ये फिर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही आपका सवाल, आपके सवाल कह रहा था कितने खंड बाद पुनरावृत्ति होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 खंडों के बाद हमारी पुनरावृत्ति होती है। यह है इस सवाल का जवाब, ठीक है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है छठवां सवाल। दोस्तों छठवां सवाल थोड़ा काफ़ी लंबा है, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हमारा छठवां सवाल है, वो यह कह रहा है कि P अपान क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। इसका कहने के मतलब है कि P अपान क्यू के रूप की मतलब अनेक उदाहरण लीजिए, ठीक है दोस्तों, जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। मतलब उसके कहने का मतलब थोड़ा आपको ऐसे दिखा, हाँ, तो उसके कहने का मतलब कि जिनके एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है, क्या प्रमाण लगा सकते कि को कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पूछ रहा है क्यों को, पी का गुण नहीं पूछ रहा है, क्यों का मतलब अंश का नहीं पूछ रहा है, हर का पूछ रहा है कि कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए। मैं आपको फिर से रिवीजन करा देता हूँ। पी अपान क्यू के रूप की हमें कुछ संख्याएं, परिमेय संख्या क्या होती है, जिनका दशमलव प्रसार शांत हो, ठीक है। वैसे में परिमेय संख्या लेनी है, पी और क्यू पूर्णांक है वो तो होता है, और ये लेना है कि जिनका क्यू के अतिरिक्त, ये कह रहा है क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। क्या अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू का कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो दोस्तों हम P अपान क्यू की कुछ संख्याएं ले लेते हैं। 7/2 ले ली, 11/5 ले ली, और 9/2 ले ली, और 7/4 ले ली, ठीक है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 2 की ली है, 5 की ली है, 2 क्या 3 की क्यों नहीं ली। दोस्तों अगर मैं 3 की लेता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको भाग दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, 3 दूना 6, बचा कितना 1, इसमें सही से भाग दे दूँ आपको समझ में आ जाए, ताकि 3 दूना 6, बचा कितना 1, हो गया 0, 3 तियाँ 9, 1 बच गया, फिर 0 हो गया, फिर 3 तियाँ 9, फिर 1 बच गया, फिर 0। ये शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा, क्योंकि ये संख्याएं हैं, पूरा नहीं कट रहा है, कुछ ना कुछ बचता जा रहा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि बटे में 3 नहीं लिख सकते। अब आपको बताते हैं बटे में 4 लेकर क्या हम बना सकते हैं। तो दोस्तों 7/4 लिखते हैं, 4 एकन 4, बचे कितने 3, पॉइंट बढ़ाया 0 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 0 हो गया, 4 पंचे 20। ये 7/4 ये कट रहा है, तो क्या हुआ, इसीलिए मैंने 7/4 ले रखा है, ठीक है दोस्तों। अब लेते हैं 7/5, 5 एकन 5, 2 0 हो गया, पॉइंट बढ़ा तो 0 बढ़ गया, 5 चक्कू 20, ये कट, यानी कि हम 2 लिख सकते हैं हर में, 3 नहीं लिख सकते हर में, 4 2 के गुणनखंड लिख सकते हैं, मतलब 2 के गुणनखंड, 2 की घात के जितने भी नीचे आते हैं वो हम लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब जो 2 के पहाड़े में आते हैं वो हम हर एक संख्या लिख सकते हैं जो 2 के पहाड़े में आती है। 3 के पहाड़े वाली संख्याएं हम नहीं लिख सकते हैं, जो 3 से कटती हों वो हम नहीं लिख सकते। 4 वाली लिख सकते हैं, 4 तो 2 के गुणनखंड की आ गया, और 5 वाली। अगर हम 6 लेते हैं तो वो भी 2 के गुणनखंड आ जाता है, 2 तियाँ 6, ठीक है दोस्तों। हम 7 लेते हैं, ये एक लॉजिकल सवाल है। अब मान लीजिए हमने ले लिया 11/7,
7 ले ली, 7 एक सॉरी 7 एक 7, कितने बचे, 4 बचे, 0 हो गया, 7 बचे 35, 7 बचे 35, बचे कितने, 5 हो गए, 0 बढ़ गया। तो अब लेते हैं 50, 7 को 28, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 1 बच गया, 0 बच गया, 7 एक 7, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, आप करके देख लीजिए। तो क्या हुआ, ये हमारा क्या आ रहा है, ये आसान आ रहा है। और जबकि हमारे सवाल में क्या कह रहा है कि P अपान Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लेना है, वो मैंने ले लिए, जिनके एक के अतिरिक्त मतलब एक के पहाड़े में वो आना चाहिए, एक के अतिरिक्त मतलब एक को छोड़ करके अन्य किसी भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब जो हर एक चीज़ में कॉमन हो, उनके उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और जिसका शांत दशमलव वही लेना है जिसका जो पूरा पूरा कट जाए, हर वाली संख्या से अंश वाली संख्या पूरी पूरी कट जाए, वो शांत है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी पूरा पूरा नहीं कट रहा है, या जो कट नहीं रहे वो मैंने आपको दिखा दिए। ये आप देख सकते हैं कि ये 1.571 आपको दिख नहीं रहा, तो थोड़ा बोर्ड वो छोटा है इसलिए मैं, तो आप देख लीजिए। अब मैंने भाग दे दिया इसको, तो आप क्या हो रही है, अगर हम इसको करते चलेंगे तो कुछ ना कुछ आता रहेगा, तो क्या होगा, ये अशांत हो जाएगा या अनवसानी आवर्ती हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसे नहीं ले सकते, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिए हैं, तब हम करके बताते हैं। अब आपने देख लिया, आप सोच रहे हो कि मैंने 8, अगर बटे में मैं 8 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 8 लेता हूँ, तो 8 तो 2 का गुणनखंड होता है, 2 चक्के 8, ठीक है। तो मैं 8 नहीं ले सकता, 9 ले सकता हूँ, 9 मतलब 8 2 का गुणन, इसलिए 8 लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब 9 आता है, 9 अगर हम मान लीजिए 7 को 9 से भाग देते हैं तो 0.70 हो गया, 9 बचे 15, 9 छः 54, 9 सौ 63, 9 अट्ठे 72, 9 सत्ते 63, बचे कितने, 63 चले गए, बचे 7 बचे, सॉरी 0.70, ठीक है दोस्तों। 9 अरे 9 सत्ते 63, कितने बचे, 7, फिर 0, फिर 9 सत्ते 63, 9 सत फिर 7, फिर 0, फिर 9 सत्ते 63, फिर 7, फिर 0, ऐसे दोस्तों होता चलेगा। इसलिए हम 9 भी नहीं ले सकते, और 10 लेते हैं तो वो 2 के गुणनखंड आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब आपने समझ ही लिया, अगर हम 10 लेते हैं तो 10 में क्या आता है, 2 का भी गुणनखंड आता है, 5 का भी आता है, 5 दूनी भी 10 होता है, 2 पंचे भी 10 होता है। इसीलिए दोस्तों ये मान लीजिए हम संख्या लेती हैं, संख्या ली, ठीक है दोस्तों। और ये पूछ रहा है कि क्यू का कौन सा गुण, क्यू का कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं बता रहा हूँ कि क्यू का कौन सा गुण संतुष्ट करेगा। दोस्तों 2 को भाग देते हैं, क्या आता है हमारा, ये परिमेय संख्या है क्योंकि पूरी पूरी कट जाएगी, ना मानते आप देख लीजिए, 3 2 3 6, 1 पॉइंट बढ़ा है, 0 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया, हमारा शांत है, शांत बोल रहा था मैंने, शांत हो गया। मैं आगे बता रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को छोड़ना मत। अब लेते हैं 5 11 को भाग देना है 5 से, 5 दूनी 10, 1 बचा, 0 बढ़ गया, पॉइंट बढ़ा है, 2 पंचे 10, ठीक है दोस्तों। कट करके ये क्या आ रहा है, ये भी हमारा शांत आ रहा है, वो शांत लेने को बोल रहा था इसलिए मैंने शांत लिया। 9/2 इसको काटते हैं, 2 चक्को 8, 1 हो गया, 0 पॉइंट बढ़ा है, 2 पंचे 10, ये भी दोस्तों कट रहा है, ये क्या हो गया, हमारा शांत है। राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो दोस्तों थोड़ा वो आपको करना पड़ेगा। ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, ये इधर, ठीक है दोस्तों। अब ये 7, ये है 4, इसको भाग दे करके देखते हैं हम, 4 1 4, 3 हो गया, पॉइंट बढ़ाया, 0 हो गया, 4 7 28 हो गया, 2 बचे, 0 बढ़ाया, और 4 पंचे 20, ये भी हमारा पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है दोस्तों, पूरा पूरा कट रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, शांत हो गया। अब आपने दोस्तों इसमें से एक बात आपने नोटिस की, वो बात यह है कि दोस्तों आपने जिसमें भी देखा मैंने परिमेय संख्याएं ली, ठीक है, और ये कह रहा है कि क्यों का कौन, मतलब बटे की संख्या, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कौन सी आ रही है, 2 के गुणनखंड आ रहे हैं या 5 के गुणनखंड आ रहे हैं। आप लोगों ने देख लिया, अगर आप 3 लेते हो
तो अशांत हो जाता है। 4 लेते हो तो 2 का गुणनखंड आता है, ठीक है। 5 लेते हो वो भी आ रहा है। 6 लेते हो वो भी 2 का गुणनखंड। 7 लेते हो तो वो अशांत अनावर्ती हो जाता है। आपको शांत वाले ही लेने की, परिमेय संख्या शांत बने, पूरी पूरी कट जाए। तो 9 लेते हो तो वो मैंने आपको दिखा दिया, वो भी नहीं हो रहा। 10 लेते हो वो भी 2 का गुणनखंड आ रहा है। तो आपने इसमें से सबसे एक बात ये है दोस्तों कि जिनका ये जो हैं 2 हैं वो किस में आते हैं, सिर्फ 1 के पहाड़े में आते हैं। और आपका ये कह भी रहा था कि 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब 1 को छोड़कर और किसी के भी पहाड़े में ना आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 2 1 के पहाड़े में आता और किसी के पहाड़े में नहीं आता। 5 1 के पहाड़े में आता और किसी के पहाड़े में नहीं था। 2 1 के पहाड़े में, हाँ। और 4 जो आप सोच रहे हैं कि 4 तो 1 के पहाड़े में भी आता है और 2 के पहाड़े में भी आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 4 1 के पहाड़े में तो आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, लेकिन क्यों का कौन सा गुण। अब आप सोच रहे हैं कि 4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो यह क्या हो गया, 2 के रूप में। मैं समझ रहा हूँ आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा, लेकिन ये 2 के रूप में, 2 के पहाड़े में ही आता है, आप समझ लो। 2 के पहाड़े में 4 आता है, तो बस 2 के गुणनखंड हैं। बस वो कह रहा है कि और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो चाहिए। 2 के गुणनखंड है, आपको 2 के गुणनखंड, 5 के गुणनखंड। तो अब हम आपको बता दें, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि क्योंकि जो गुणनखंड हैं वो 2 के घात 2 के गुणनखंड या 5 के गुणनखंड होने चाहिए। आपकी किताब के मतलब सवाल कह रहा है कि क्यू का कौन सा गुण संतुष्ट करेगा, तो इसमें क्यू का वो गुण संतुष्ट करेगा जिसमें केवल 2 का गुणनखंड आता हो, 2 का गुणनखंड या 2 की घात या 2 की घात, और या फिर 2 का गुणनखंड और 5 का गुणनखंड, 5 का गुणनखंड या 5 की घात, या फिर 5 की घात 2 की घात या 2 का गुणनखंड या 2 की घात, और 5 का गुणनखंड या 5 की घात, या फिर और उसी से या नहीं लिख सकते, और 2 और 5 दोनों का गुणनखंड। दोनों का गुणनखंड या दोनों की घात, 2 और 5 की घात, इसको हम दोनों लिखते हैं, दोनों की घात। 2 की, अगर आप अब घात में कंफ्यूज हो रहे हैं कि 2 की घात 2 है या 5 की घात 2 है, तो क्या होगा, 2 की घात 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये क्या हो गया, 2 का गुणनखंड बन गया। 5 2 बार लिख सकते हैं, क्या बनेगा, 5 का गुणनखंड बनेगा। तो गुणनखंड या 2 का गुणनखंड या 2 की घात बात बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आप अब अभी इस सब फॉर्मूल मतलब ये सॉरी 1 2 3 वो कह रहा था कि जिन आप परिमेय संख्याओं के ढेर सारे एग्जाम्पल लीजिए, तो मैंने ले लिए। क्यों का कौन सा गुण संतुष्ट कर, क्यों का ये गुण संतुष्ट करेगा कि मैं बता देता हूँ, 2 का गुणनखंड या 2 की घात बात बराबर है, ठीक है। ये इतना सेम है। 5 का गुणनखंड या 5 की घात ये सेम है, और 2 और 5 दोनों का गुण, मतलब आप ऐसे समझ लिए कि 2n और 5 की घात n का मतलब यहाँ पर है नंबर, यहाँ पर कोई भी संख्या आ सकती है जो 5 की घात बन जाएगी, और 2n या गुणा 5n, मतलब 2 और 5 दोनों की घात, ठीक है दोस्तों। तो इसका ये गुण संतुष्ट करेगा, 2 की घात में आने वाले या 2 का गुणनखंड, 5 की और 2 की। तो दोस्तों अगर अब तो आपको समझ में आएगा, और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर, जो कि है हमारा 7वां सवाल, ठीक है दोस्तों। 7वां सवाल ये है दोस्तों, ऐसी 3 संख्याएं लिखें जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हैं। तो दोस्तों दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती का मतलब होता है जिसके जो पूरा ना, जो बटे के रूप में ना लिखा हो, मतलब कि जो दशमलव प्रसार जिसका अनवसानी आवर्ती हो,
तो इसका मतलब ये है कि जिनका दशमलव प्रसार पॉइंट में आता हो और आता ही रहे और पता और कोई अंदाज़ा ना रहे कि कहाँ पर ये पॉइंट ख़त्म होगा। जैसे √2, ठीक है दोस्तों, अगर आप √2 लेते हैं तो √2 एक अनवसानी आवर्ती संख्या होती है। अनवसानी आवर्ती वो होती है जिसे भिन्न के रूप में मतलब बटे के रूप में ना लिखी जा सके, और अगर जिसको काटने पर संख्या पूरी पूरी ना कटे और पॉइंट के बाद बहुत सारी अनंत संख्याएं आती ही रहें जिसके डॉट डैश डैश अब इसका जिसके आगे डॉट 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 लग जाए, ठीक है दोस्तों। तो √2 को अगर हम निकालते हैं, √2 का अगर आप पॉइंट में आंसर निकालोगे तो दोस्तों वो आता है 1.4142135623095048801688 डैश डैश डैश, ऐसे बहुत सारी, मतलब क्या है √2 इसकी इतनी सारी संख्याएं आने के बावजूद डैश डैश लगा हुआ है, मतलब इसका कभी अंत, ये पूरी संख्याएं कभी कटेंगे ही नहीं। तो क्या ऐसी 3 संख्याएं इनके दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होते हैं, अनवसानी आवर्ती। और दोस्तों आपको पता होगा कि अनवसानी आवर्ती और अनवसानी पुनरावृत्ति में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों पुनरावृत्ति में यह होता है कि 1.41 अगर बार लग गया मतलब 41 अब बार बार आएगा, 41 ही आएगा बार बार, और कुछ नहीं आएगा। तो ये हो गया इसकी पुनरावृत्ति मतलब जो दोहराया जाए। तो ये क्या हो गया, अनवसानी तो है कभी ख़त्म नहीं होगा, ये हो गया अनवसानी का मतलब। और आवर्ती मतलब आता ही रहे, और पुनरावृत्ति का मतलब पुनः आता रहे, मतलब वही संख्या बार बार आती रहे, वो होता है पुनरावृत्ति। मतलब पुनः, आवर्ती मतलब आती रहे। मैं समझा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो √2 अगर आप सोच रहे हैं कि √4 का क्यों नहीं होता, √4 का क्या होता है, वर्गमूल 2 होता है, और 2 के बटे में आप ये तो हो गया हमारा परिमेय संख्या हो गया। इसको काटने पर क्या आएगा, 1 को 2 से भाग देते तो 1 दूना 2 ही आता है, हाँ 1 दूना 2 मतलब 2 आएगा। तो क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गई। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी आता है, अनवसानी आवर्ती भी आता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि दशमलव प्रसार ऐसी संख्याएं लिखने हैं जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हों, ठीक है। बस √2 है, √3 है, √4 इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया, और √5 भी है। इनका आप दशमलव प्रसार निकालते निकालते थक जाओगे लेकिन कभी निकाल नहीं पाओगे। तो ये 3 संख्याएं हो जाती हैं, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका वो आपकी ये हैं √2, √3, √5। आपके 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, तो आप वहाँ जा कर के इनको देख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर, जो कि है हमारा 8वां सवाल। 8वां सवाल ये है दोस्तों, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब आप इनको दशमलव प्रसार में मतलब 5 को 7 से भाग दोगे तो ये आएगा, 9 को 11 से भाग दोगे तो ये आएगा, वो भी डैश में आएगा, ख़त्म नहीं होगा। तो इनके बीच की परिमेय संख्या आपको इससे बड़ी निकालनी है, इससे छोटी इससे बड़ी कब होगी, जब इन संख्याओं से बड़ी होगी, इससे छोटी जब होगी जब इन संख्याओं से छोटी होगी। तो कितनी 3 अलग अलग निकालनी है। तो 0.7 के बाद ये कर दो, ये बढ़ा दो, ये 71 है, 72 से शुरुआत हो रही है, 4 5 6 7 8 0 1 डैश डैश, कुछ भी आप लिख सकते हो 7, बस इससे बड़ी होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए। ये हो गए दोस्तों 0.753287 ये 724 से शुरुआत, ये 753, ये 72, ये 75 शुरुआत का डैश डैश डैश। 2 हो गए दोस्तों इनके बीच की। अब इनसे छोटी निकालनी है, या ये इससे छोटी है, दूसरी कर लो आप 0.80 80 80 80 80 डैश डैश डैश। क्या देखा आपने, इससे ये छोटी है, ये इससे सारी छोटी हैं और इससे सारी ये बड़ी है। तो क्या देखा आपने, परिमेय संख्या इनके बीच की है। आप देखते होंगे कि 3 अगर 5 के बीच के 3 के और 5 के बीच में क्या आएगा, 4 आएगा ना, इससे बड़ा है इससे छोटा है। तो ये तीनों संख्याएं इस संख्या से बड़ी हैं, ये मैंने लिख दी, ठीक है दोस्तों। ये इस संख्या से ये तीनों संख्याएं बड़ी हैं, लेकिन इससे ये तीनों संख्याएं छोटी हैं। तो दोस्तों बस 8वें सवाल में यही, आप कोई भी 3 संख्या लिख सकते हैं, इससे बड़ी इससे छोटी। तो बढ़ते हैं अपने 9वें सवाल की ओर। दोस्तों 9वां सवाल ये है कि बताइए कौन परिमेय कौन अपरिमेय। हालांकि सवाल पूछ यही रहा है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों सवाल ये पूछ रहा है,
बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन संख्याएं परिमेय है और कौन संख्याएं अपरिमेय है। रूट 23, 7.487, ये सब इतनी सारी संख्याएं दे रखी हैं 5 जो मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं। बस यही रहा है कि बताइए निम्नलिखित संख्याओं में कौन संख्याएं परिमेय और कौन अपरिमेय है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। रूट 23 आप देख सकते हैं कि रूट 23 का वर्गमूल क्या आता है, पॉइंटों में आता है। और पॉइंटों में अगर संख्या वो आ रही है तो क्या होगा, उसको बटे के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं लेकिन सबको नहीं लिख सकते। अब रूट 23 का अगर आप निकालते हैं तो आप रूट 2 जिस तरीके से होती है उसी तरह रूट 23 है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर रूट 16 होता, रूट 64 होता तो क्या होता, वो परिमेय संख्याएं हो सकती थी। अब हालांकि ये बताना कि कौन परिमेय और कौन अपरिमेय। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा शांत और अनवसानी आवर्ती आता है, लेकिन अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अनवसानी आवर्ती होता है। इस टॉपिक को याद रखना, इसमें काम आएगा। ठीक है दोस्तों, रूट 23 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। रूट 23 का आप रूट 23 का आप वर्गमूल निकाल नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, रूट 23 का आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते, और नहीं निकाल सकते, वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो परिमेय संख्या तो होगी नहीं। परिमेय ऐसा नहीं है कि परिमेय संख्याओं का पॉइंट में नहीं आता, लेकिन ये क्या होता है, इसको अगर आप निकालते हो ना तो क्या होता है, हमेशा अनवसानी आवर्ती पॉइंटों में निकालते चले जाओगे, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होगा। और इसी तरह से ये अपरिमेय संख्याएं हैं। हालांकि जिसके ऊपर रूट लगा होता है वो भी अपरिमेय संख्या होती है अगर उसका वर्गमूल नहीं हो रहा है तो। रूट 225 इसका वर्गमूल हो रहा है कि क्या रूट 15 का 225 होता है, 250 15 को एक अपन ये एक में लिख सकते, ये क्या बन गई हमारी परिमेय संख्या। तो ये हमारी परिमेय संख्या है रूट 225। ठीक है दोस्तों, अगर रूट लगा हुआ है और उसका वर्गमूल नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या है। ये भी टॉपिक याद रखना, इसका वर्गमूल है इसलिए यह परिमेय संख्या है। 0.3796। अब आप सोच रहे होंगे कि 0.3796 क्या ये एक अपरिमेय संख्या है, क्या ये एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये भी परिमेय संख्या है। वो परिमेय संख्या किस तरीके से है, क्योंकि 0.3796। ठीक है दोस्तों, 0.3796 पॉइंट हटाया, नीचे 4 जीरो बढ़ा दिए, क्या आ गया हमारा 3796/1000। कि अब तो ये परिमेय संख्या है ना, तो ये परिमेय संख्या है दोस्तों। बस इस तरीके से अंदाज़ा लगा लीजिए। सबसे बड़ी बात इसमें ये है क्योंकि ये पूरा कट चुका है तो जायज़ सी बात ये परिमेय होगा। 7.478478 दोस्तों, ये चौथा जो है ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है, नहीं सही है। 7.478478 पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा दिए, 336 क्या हो गया, अब तो ये परिमेय है। हाँ परिमेय है ये संख्या। ठीक है दोस्तों, बहुत इंटेलिजेंट हो आप। तो अब आप देखते हैं कि 0.10 ये दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अनवसानी आवर्ती है और ये आता ही रहेगा। 1.10 110 100 100 14 बार 0 1 फिर डैश 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 पता नहीं कितने बार 0। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। इसे हम P/Q के रूप में नहीं विभक्त कर सकते। ठीक है दोस्तों, इसे P/Q के रूप में हम तब विभक्त कर सकते हैं जब या तो 1.10 ये दो संख्या रिपीट हो रही होती, बार अगर लगा होता दोस्तों तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते थे, लेकिन इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि हम संख्या ही नहीं बना पाएंगे। और आपने किसी संख्या को, इसमें सवाल दिया हुआ कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, या किसी को बिना, अरे मैं आपको बता देता हूँ, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। सवाल नंबर 3 है। ठीक है दोस्तों, इसी में सवाल नंबर 3 है, वो आप देख लीजिए। अगर सबके ऊपर बार लगा, अगर बार लगा होता है उसे ही आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं लिख सकते। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों बस। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा ताकि अपने दोस्तों को भी पता चले और
वीडियो में जो भी आपको दिक्कत आ रही हो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको हैंडल करने की और उसको सुधारने की, ताकि आपको मैं ये जो आपको बताता हूँ इससे पहले, मैं आपको बताने से पहले मैं खुद पढ़ता हूँ, क्योंकि एक बच्चे को समझाने के लिए बच्चा बनना पड़ता है दोस्तों। तो थैंक्स। और बस जाते जाते इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करके जाइएगा, बेल आइकन को भी दबा जाइएगा। बस दोस्तों, बस आपसे यही उम्मीद थी। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड लक, हैव ए गुड डे। थैंक यू दोस्तों।